तो अगला जो हमारे पास एंजाइम है वो है ज्वाइनिंग एंजाइम्स आते हैं। तो देखिएगा इन ज्वाइनिंग एंजाइम्स की खासियत क्या है, दीज हेल्प इन सीलिंग जो आपके पास गैप्स होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट विच आर अदरवाइज ज्वाइंड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास हम लाइगेजेस की मदद लेने वाले हैं। वर्ड क्या है जी, लाइगेजेस की। तो हमें मालूम है कि शुगर फॉस्फेट जो लिंकेज होती है डीएनए में, जो बैकबोन डीएनए की बनाती है, तो शुगर फॉस्फेट लिंकेज की हम एज सच में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ब्रेक डाउन किए थे। तो मान लीजिए कोई दूसरा एक फॉरेन डीएनए जो आप डिजायरेबल डीएनए एक दूसरे डीएनए के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे, तो वो किस तरह से ज्वाइन करेगा, तो वापस से शुगर फॉस्फेट लिंकेज बनेगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो ये जो लाइगेजेस नाम के एंजाइम्स होते हैं, ये आपके पास ज्वाइनिंग एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जो आपके पास कहीं ना कहीं एक फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ जुड़ने में मदद करते हैं और आपके पास एग्जैक्टली में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वापस से आपको बना कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि बैकबोन ऑफ डीएनए वापस से बनाने के लिए हमें लाइगेजेस की मदद लेने पड़ती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट एक और एंजाइम होते हैं जिनको एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस कहा जाता है। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस दीज आर बेसिकली cut off the phosphate group from the 5' terminal of the linearized circular DNA to check its recircularization। ध्यान दीजिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, कई बार मिस हो जाती है और कई बुक्स में शायद यहाँ पर कोटेड इसी स्टेटमेंट्स भी नहीं है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये सर्कुलर आपके, मान लीजिए सर्कुलर नहीं, मान लीजिए हेलिकल ही मेरे पास डीएनए है। तो मान के चल रहे हैं ये हेलिकल डीएनए। तो हेलिकल डीएनए को आपने बेसिकली उसकी क्वाइलिंग खत्म कर दी है। तो क्वाइलिंग खत्म करने के बाद में आपकी एक कोशिश ये है कि 5' टर्मिनल जहां पर है, उस 5' टर्मिनल से फॉस्फेट ग्रुप को आपको रिलीव करना है, तभी जाकर ये आपके पास जो पर्टिकुलर डीएनए है ये वापस रीसर्कुलर नहीं बनेगा या हेलिकल नहीं बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि जब भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद ली जाएगी तो डीएनए को आप कट तो कर देंगे, लेकिन उसकी हेलिकल फॉर्म वापस से आपके पास आनी नहीं चाहिए। तो उस हेलिकल फॉर्म्स को नहीं आने देने के लिए हमें जो फॉस्फेट ग्रुप है 5' टर्मिनल एंड के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं रिलीव करना पड़ता है, वहां से रिमूव करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस की मदद ली जाती है। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज दिस कट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप from the 5' terminal of the linearized circular DNA in order to check its recircularization। तो वापिस से हेलिकल स्ट्रक्चर ना बने, सर्कुलर फॉर्म ना बने, तो 5' टर्मिनल एंड के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करने का काम एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस की मदद से लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो एंजाइम्स मैंने बताया ये सभी इंपॉर्टेंस के हैं। पहले हमने जो पढ़े हैं वो हैं आपके पास में लाइसिंग एंजाइम्स, जिनमें हमने लाइसोजाइम्स का बहुत कॉमन यूज किया, प्रोटीएजेस का कॉमन यूज करते हैं। क्लीविंग एंजाइम में आपके पास एक्सोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आती हैं। एक चीज मैंने और बताई थी, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एक इंपॉर्टेंट अंतर और भी था। मैंने कहा था कि आपके पास जो पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस हैं वो आपके पास मिडल पार्ट में आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करेंगी, लेकिन ये पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा कि एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एक इंपॉर्टेंट आपको कैसे पता लगेगा कि अंतर कहां पर क्रिएट हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पर ही आपको एज सच में कहीं ना कहीं शुगर फॉस्फेट लिंकेज ब्रेक होती हुई मिलती है, लेकिन दूसरे वाले एंड के ऊपर कहीं पर ब्रेकेज नहीं है, तो मान लीजिए इस वाले एंड के ऊपर ब्रेकेज नहीं है, इसका मतलब जो एंजाइम अभी वर्क कर रहा है वो है एंडोन्यूक्लियस। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस एज सच में कट होंगी जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मदद आपके पास वर्क करेगी। तो इसका मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर आपके पास कटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। मीन बाय अगर यहां पर भी अगर आपको कट दिखता है तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर भी किसी ना किसी जगह पर आपको कट दिखाई पड़ेगा, जहां पर एग्जैक्टली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने आपकी कटिंग करनी है। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए कि आपके पास एंडोन्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड को ही कट करती हैं, और जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कहीं ना कहीं दोनों स्ट्रैंड को आपके पास एज सच में कट करते हैं। अब देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह पर ही कहीं ना कहीं आपके पास कटिंग करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनका दूसरा नाम मॉलिक्यूलर सीजर्स है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके पास एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था स्टैनले कोहन और हर्बर्ट वोयर। यहां पर इनका नाम भी मैंने मेंशन किया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा।
Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972 isolated the first antibiotic resistance gene. वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? They have isolated the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA फ्रॉम प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड बेसिकली आपके पास किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, और उनके पास ये काबिलियत होती है कि वो अपने आप में ही खुद से रेप्लिकेशन का फंडामेंटल शो कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर हो गया। तो ये आपके पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो आपके पास आइसोलेट की आपके पास कोहन और हर्बर्ट वोयर ने 1972 में, ये आपके पास उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था आपके पास साल्मोनेला टाइफिमरियम के प्लाज्मिड से। ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पहले क्या, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये पक्का से ध्यान होना चाहिए। और ये भी पक्का से ध्यान होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर डीएनए का हम बहुत कॉमन यूटिलाइजेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए करते हैं वो प्लाज्मिड ही है। तो प्लाज्मिड आपके पास एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास क्रोमोसोमल डीएनए है जो आपके पास ये कैबिलियत रखता है कि सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस ये फॉलो कर सकता है। तो बहुत कॉमनली हम जिस पर्टिकुलर वेक्टर का यूज करेंगे वो वेक्टर हमारा प्लाज्मिड ही है। उस प्लाज्मिड के साथ हम कहीं ना कहीं जो डिजायरेबल डीएनए है उसको अटैच करने की कोशिश करेंगे और उसी के बाद में ये प्लाज्मिड जो वापस से रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर अवेलेबल है। इसीलिए जो प्रोटीन डिजायरेबल आपको चाहिए वो प्रोटीन आप लगातार इस प्लाज्मिड की मदद से बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछी गई है कि मोस्ट कॉमन जो वेक्टर आप यूज करते हैं वो वेक्टर कौन सी है? तो वेक्टर है आपके पास प्लाज्मिड। क्या लिखता है? जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियस जो हमारे पास एग्जैक्टली में डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हिंद2, HIND और आपका रोमन नंबर में 2। दैट वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय और आइसोलेटेड बाय 3 साइंटिस्ट। वन वाज स्मिथ, सेकंड वाज विलकॉक्स एंड थर्ड वाज केली। 1968 में फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियस के बारे में हमें पूरी जानकारी पता लग गई थी और ये बेसिकली आपके पास जो जानकारी हमें स्मिथ, विलकॉक्स और केली ने 1968 में हमें दी थी, उन्होंने ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज हिंद2 आपके पास आइसोलेट कर दिया था हमें एक बैक्टीरियम से जिसका नाम था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। और आपके पास पहली बार हमें किसी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की आपके पास कटिंग के बारे में पता लगा था। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सच में एक कोटेशन पढ़ी उसके बारे में पक्का से ध्यान दीजिएगा और जो हमने अभी फिर से कहा उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा यहां पर जो स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में आइसोलेशन की है वो आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की है प्लाज्मिड ऑफ दी साल्मोनेला टाइफिमरियम से। लेकिन ये पक्का से ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपके पास डिस्कवर हुआ था उसका नाम हिंद2 था और दैट इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब बात आई कि हम एग्जैक्टली में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे कैसे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा आसान है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कह दिया कि हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस वेक्टर का यूज करने वाले हैं वो प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड की खासियत है कि वो अपने आप से कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो हम उस प्लाज्मिड की ही बेसिक यूटिलाइजेशन करने वाले हैं जिसके साथ हम कहीं ना कहीं पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए को कहीं ना कहीं जोड़ेंगे और उस फॉरेन डीएनए को जोड़ने के बाद में प्लाज्मिड के साथ में उस प्लाज्मिड को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जिसको हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं उसका नाम इश्चरीचिया कोलाई है। जरा मैं अभी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ पर डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। जरा ये ध्यान दीजिए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट हमने बताया है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ये जरा ध्यान दीजिए कि ये एंजाइम जो है वो आपके पास पर्टिकुलरली वेक्टर डीएनए को कट कर रहा है। किसको कर रहा है? वेक्टर डीएनए को कट कर रहा है और इस पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए को जब ये कट कर रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है यहां पर ECOR1, ECOR1। ध्यान दीजिएगा ये है E से इश्चरीचिया, CO से कोलाई और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है तो हम इसको ECOR1 के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम इश्चरीचिया कोलाई। तो इश्चरीचिया कोलाई की बॉडी में से हमने प्लाज्मिड को निकाला। तो प्लाज्मिड जो है वो बेसिकली वेक्टर हो गया। अब आपके पास
ये जो इको R1 है ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो कहां पर कट करेगा, G और A के बीच में। और सीक्वेंस कौन सी है आपके पास, GAATTC। तो ये है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इश्चरीचिया कोलाई की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। और आपके पास जहां पर न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसको कट लगाना है वो है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। तो 5' to 3' टर्मिनल भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा, और आपके 3' to 5' टर्मिनल भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आपके पास कट हो जाएगी, तो कटिंग हो गई। अब आपके पास एक फॉरेन डीएनए है, तो फॉरेन डीएनए को भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने कट किया। तो सेम फंडामेंटल अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम कट कर रहे हैं तो आपके पास फिर वही वाले एंड्स प्रोड्यूस होंगे। अब सेम फंडामेंटल है, देखो ये आपके पास जो सीक्वेंस है ये कट होकर निकल गई, ये सीक्वेंस आपके पास कट होकर निकल जाएगी। अब आपको एक डिजायरेबल सीक्वेंस जो है, जो आप चाहते हैं, जो पर्टिकुलरली आपके पास फॉरेन डीएनए की है, उसको आप इंसर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है और ये वाला जो आपके पास फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस है ये सिमिलर है। देखिए जरा AA, और ये G, तो यहां पर भी क्या था AA, और G। लेकिन ये फॉरेन डीएनए है, जो आपका डिजायरेबल डीएनए है, जो आप चाहते हैं इस वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करना। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस इस पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस के साथ आप ज्वाइन करने की मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से वेक्टर डीएनए की भी कटिंग की है, और जो आप डिजायरेबल डीएनए जो है जिसको आप अटैच करना चाहते हैं, जिस डीएनए से आप उसको निकालना चाहते हैं, उस वाले डीएनए की भी कटिंग की है। तो दोनों की कटिंग पर आपके पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करते हैं। तो अब ये फॉरेन डीएनए इस आपके पास वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ने के लिए जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जुड़ेगा कैसे, जब आप किसकी मदद लेंगे, वो है लाइगेजेस। तो लाइगेजेस बेसिकली आपके पास इस ग्वानिन को एडेनिन के साथ में जोड़ने में मदद करेंगे, और इस एडेनिन को इस ग्वानिन के साथ में जोड़ने में मदद करेंगे। अब आपके पास में ये A और T जब एक दूसरे के करीब आ जाती है, तो हमें पहले ही पता है कि जब भी एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो डबल बॉन्ड बनाती है, और जब भी साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाती है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो ये हम आपके पास सारा फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पास ये फॉरेन डीएनए और आपके पास ये वेक्टर डीएनए एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगे। किसकी मदद से चिपके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द लाइगेजेस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो एंजाइम था वो कौन सा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होती तो हम फॉरेन डीएनए की भी कटिंग नहीं कर पाते, ना तो वेक्टर डीएनए की कटिंग कर पाते। तो एक स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस आपने कट की है दोनों के अंदर, और जो आपके पास डिजायरेबल डीएनए आप प्लाज्मिड के साथ या वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो आपने की किसकी मदद से, लाइगेजेस की मदद से। अब ये दोनों फ्रेगमेंट आपको जुड़े हुए दिखेंगे, और ये जब जुड़े हुए फ्रेगमेंट आपके पास दोनों दिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। सिंपल सी बात है, डीएनए को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते ना। इसका मतलब यह है कि कुछ एक स्पेशल टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगी ताकि आप एज सच में उस डीएनए को देख पाएं और उसको सेपरेट और आइसोलेट कर पाएं। अब सिंपल सी बात है, जब तक आप उसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे, तब तक आप उस डीएनए को उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ोगे कैसे, है ना। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, जिस टेक्निक का नाम हम लिखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम क्या यूज किया जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है जी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम जेल के अंदर डीएनए को सेपरेट और आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक जेल के अंदर हम डीएनए को एज सच में सेपरेट और आइसोलेट करने की मदद लेंगे। वो आपके पास जो जेल है उसका नाम है एग्रोस जेल। तो बहुत सिंपली जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लेट है ना, इस प्लेट में हमने ये आपके पास ये एज सच में क्या है, ये आपके पास या तो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है ये प्लेट, या तो आपके पास कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है। तो मीन बाय एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर आपके पास प्लेट के अराउंड में आपको जनरेट होती हुई दिखाई पड़ेगी। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्लेट के अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा,
The fragment of DNA obtained by cutting DNA using the restriction enzyme is separated by a technique that is termed as gel electrophoresis. देखिए क्या किया, एक डीएनए है, उस डीएनए को हमने कट कर दिया। देखिए अब डीएनए को जब कट करें, मान लीजिए, तो कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमने मदद ली है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं, और जब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक डीएनए को कट करेंगे तो कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट हो सकता है छोटे बनेंगे, कुछ फ्रेगमेंट जो है आपके पास बड़े बनेंगे, कुछ मीडियम साइज के बनेंगे। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल आपके पास में होता रहेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, जितना भी कट 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 किया हुआ जो डीएनए है उसको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम यूज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, जितना भी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने कट किया है उसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब ये हुआ कि अगर लार्जर फ्रेगमेंट है तो उनको अलग करने वाले हैं, अगर मीडियम साइज के फ्रेगमेंट है तो उनको अलग करने वाले हैं, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट है उनको अलग करने वाले हैं। तो ये सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है, नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। तो मीडियम कौन सा है जी आपके पास, दैट इज एग्रोज जेल। लार्जर साइज के फ्रेगमेंट आपको एनोड की साइड को मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये आपको पक्का से ध्यान देना है। जो मीडियम आप यहां पर यूज कर रहे हैं, जो आपने यूज किया है उसका नाम एग्रोज जेल है, या अगर अगर जेल के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपको डीएनए दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप ये कह रहे हैं कि उस जेल के अंदर डीएनए की मूवमेंट अगर अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी गई है तो डीएनए आप अभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो डीएनए को आपको सबसे पहले स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करने के लिए आप बेसिकली एक डाई का यूज करते हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई का यूज करते हैं जिसकी वजह से डीएनए स्टेन हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, आप उसको नहीं देख सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप इस पर्टिकुलर एग्रोज जेल के अंदर कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट लाइट की पेनिट्रेशन करें। जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट की पेनिट्रेशन करेंगे तो ही जाकर आपको डीएनए के फ्रेगमेंट आपके पास विजुअलाइज होते हुए दिखेंगे। और जब आपको विजुअलाइज होते हुए दिख गए तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट आपको इस एग्रोज जेल के अंदर विजिबल हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को अलोंग विद द अगर अगर जेल यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट from this agarose gel, it is being termed as elution.